Hello students, good morning students. So today we are going to start our new chapter, chapter number 4, and the name of the chapter is materials, metal and non-metals. Okay. So देखिए इस चैप्टर के अंदर बच्चों हमें समझना क्या है, पहले इसको समझते हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक हम चैप्टर में हमें जानना क्या है ये अगर हमें नहीं पता होता है तो हम उस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है ये जानेंगे। ओके। सो देखिए आप अगर आसपास में अपने, ठीक है, जहाँ भी आप खड़े रहते हैं, जहाँ भी आप बैठे रहते हैं, आप अपने आसपास में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। एज वी लुक अराउंड अस वी सी अ डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मैं यहाँ पे खड़े खड़े अपने आसपास अगर मैं देखूँ तो मुझे वाइट बोर्ड नज़र आता है, ठीक है, मुझे डस्टर नज़र आ रहा है, मार्कर नज़र आ रहा है। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, और उन सब डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की अपनी अपनी अलग अलग उनकी शेप होती है, अलग अलग उनके साइज होते हैं, ठीक है, अलग अलग उनके टेक्सचर्स होते हैं, ठीक है। आप भी जहाँ बैठे होंगे, आप अगर एक कमरे में बैठते हैं, एक रूम में बैठते हो, तो आपको रूम के आसपास में आपको बेड नज़र आता है, चेयर नज़र आता है ना, ठीक है, बहुत सारे और ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं। तो क्या वो सारे ऑब्जेक्ट्स एक जैसे दिखते हैं? नहीं ना, सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, इन देयर शेप ऑल्सो, साइज ऑल्सो, टेक्सचर्स ऑल्सो, क्लियर, ठीक है। अब ये जितने मटेरियल्स हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं अपन? जो भी ऑब्जेक्ट्स हम आसपास में देख रहे हैं वो सब क्या है? वो ऑब्जेक्ट्स, उनको ऑब्जेक्ट्स बोल लीजिए, थिंग्स बोल लीजिए। एज वी नो दैट एनी थिंग्स, ठीक है, हम जानते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट्स हम जो देख रहे हैं अपने आसपास में, उन सभी ऑब्जेक्ट का खुद का कुछ मास है, खुद का कुछ क्या है? मास है, ठीक है। और तो और वो ऑब्जेक्ट हमारे स्पेस को भी क्या कर रहे हैं? ऑक्यूपाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जैसे आपने अपने घर में रख रखा है चेयर, तो क्या वो चेयर आपके कमरे का स्पेस, थोड़ा सा भी स्पेस, क्या वो स्पेस ले नहीं रहा? आपने अपने घर में, अपने कमरे में बेड रख रखा है, तो क्या वो बेड आपके पूरे कमरे के अंदर स्पेस कवर नहीं कर रहा? कुछ स्पेस तो वो ऑक्यूपाई कर रहा है ना, ठीक है। उसी तरीके से हमारे आसपास में जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सब ऑब्जेक्ट्स स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। क्या करते हैं? स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में उन ऑब्जेक्ट्स का खुद का मास होता है, ठीक है, खुद का मास होता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो स्पेस ऑक्यूपाई करें और उनका खुद का मास हो, उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर। मतलब आप आसपास में बहुत सारे मैटर्स देखते हो, ठीक है। तो मैटर को डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों? तो मैटर एनीथिंग, एनीथिंग, कुछ भी विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, ठीक है, उसका खुद का मास हो और वो सरफेस को ऑक्यूपाई करे, स्पेस को ऑक्यूपाई करे, उन ऑब्जेक्ट्स को हम मैटर कह देंगे, ठीक है। मतलब हम आसपास में बहुत सारे मैटर्स देखते हैं। ओके। अब ये जो मैटर है बेटा, है ना, इस मैटर को हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, ठीक है। डिवाइड अ मैटर इनटू प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, ठीक है। मतलब जो मैटर है या तो वो प्योर सब्सटेंस होगा, ठीक है। प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं? प्योर सब्सटेंस मतलब उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, वो बिल्कुल प्योर है। कहते हैं ना ये चीज़ बहुत प्योर है, ये इसमें तो मिलावट है। तो प्योर का मतलब क्या होता है? जब कोई एक ही सब्सटेंस उसके अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है, कोई दूसरी चीज़ उसमें मिक्स ना हो, तो वो प्योर कहलाती है, ठीक है। तो या तो मैटर प्योर सब्सटेंस होगा और या फिर हमारा मैटर मिक्सचर होगा। मिक्सचर का मतलब जिसमें 2 अलग अलग सब्सटेंस कंबाइंड होंगे, मिक्स होंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में मिश्रण, ठीक है ना। समझ में आ रही है चीज़? तो या तो हमारा मैटर प्योर सब्सटेंस हो सकता है और या फिर हमारा मैटर क्या हो सकता है? मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। मतलब किसी 2 सब्सटेंस को मिलाकर वो चीज़ बनाई गई होगी, वो ऑब्जेक्ट्स प्रिपेयर किया गया होगा, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस में क्या आता है बच्चों? तो प्योर सब्सटेंस में आता है एलिमेंट,
क्या आता है? एलिमेंट। एलिमेंट जो है बेटा, एलिमेंट वो सबसे प्योरेस्ट सब्सटेंस है, सबसे प्योरेस्ट सब्सटेंस है एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 2 or more substance by usual chemical method। प्योर सब्सटेंस किसे कहेंगे? ऐसे सब्सटेंस को कहेंगे जिन सब्सटेंस को अगर आप तोड़ो, उसके अगर टुकड़े करो ना, तो टुकड़े करने के बाद उसके अंदर से कुछ और ना निकले, कुछ डिफरेंट सब्सटेंस नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो कि स्प्लिट नहीं हो सकते, मतलब अगर हम उसको ब्रेक करें तो उसके अंदर से 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर आप उसको तोड़ोगे उस सब्सटेंस को, तो तोड़ने के बाद भी आपको वही सब्सटेंस मिलेगा, तब हम उसे कहेंगे प्योर सब्सटेंस। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं गोल्ड की, ठीक है, गोल्ड सोना, ठीक है। आप बताइए, अगर गोल्ड को ब्रेक किया जाए, तोड़ा जाए, तो गोल्ड को ब्रेक करने के बाद भी हमें गोल्ड ही मिलेगा या कुछ और मिलेगा? अगर हम गोल्ड को ब्रेक करें तो बेटा गोल्ड को ब्रेक करने के बाद भी उसके अंदर गोल्ड ही मिलेगा, ठीक है, क्लियर। सिल्वर, सिल्वर को अगर तुम तोड़ोगे तो तोड़ने के बाद भी सिल्वर ही मिलेगा, उसके और टुकड़े करोगे तो भी उसके बाद सिल्वर ही मिलेगा उसके अंदर से, ठीक है ना। मतलब ये कि आप जब जितना हो सके उतना तोड़िए आप सब्सटेंस को, पर तोड़ने के बाद उसके अंदर से कोई नया सब्सटेंस नहीं निकलना चाहिए। तो अगर वो नया सब्सटेंस नहीं निकल रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे कि ये हमारा प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि इसके अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस मिक्स नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ गई चीज? अगर वो मिक्सचर होता, अगर वो मिक्सचर होता, तो अगर हम उस सब्सटेंस को तोड़ते तो तोड़ने के बाद उसके अंदर से नए सब्सटेंस हमें देखने को मिलते। तो इसका मतलब है कि पहले से उसके अंदर 2 सब्सटेंस प्रेजेंट थे, मतलब वो पहले से क्या था? मिक्सचर था, ठीक है। तो एलिमेंट सबसे प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। ब्रेक करने के बाद भी आपको सेम वही सब्सटेंस देखने को मिलेगा, क्लियर। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं बेटा, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिक टेबल है, उस टेबल के अंदर हमने प्योर सब्सटेंस मतलब हमने एलिमेंट्स को ना अरेंज कर रखा है, ठीक है। एक पेरियोडिक टेबल है, जिस पेरियोडिक टेबल में हम सारे एलिमेंट्स को क्या करते हैं? अरेंज करके रखते हैं, ठीक है। समझ में आ रही? सजा के रखते हैं उस पेरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स को, मतलब वो सारे एलिमेंट्स बिल्कुल प्योर हैं। हाँ, उन प्योर सब्सटेंस को कंबाइंड करके आप मिक्सचर्स रेडी कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर उन सब प्योर सब्सटेंस को अगर आप तोड़ो तो आपको उसके अंदर से कोई भी मिक्सचर नहीं मिलेगा, मतलब उसके अंदर से कोई दूसरा सब्सटेंस आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है चीज? क्लियर। तो एलिमेंट क्या होता है ये समझ में आया है ना। अब देखिए इसके बाद आपको क्या समझना है। इसके बाद आपको छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हम समझ जाएंगे तो हम ये चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। लाइक आपको समझना है एटम क्या होता है। क्या हम जानते हैं कि एटम किसे कहते हैं? एटम किसे कहते हैं, क्या ये पता है हमें? देखिए एटम क्या होता है बेटा, एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम इज द टाइनी पार्टिकल, ठीक है, सबसे छोटा पार्टिकल किसका? सारे मैटर का। जितने भी मैटर है ना, जितने भी मैटर है ना, मैटर जो ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस, जिनका खुद का मास होता है, उन सभी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल, ठीक है, सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? एटम है, ठीक है। तो एटम क्या होता है बेटा? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एवरी मैटर, ठीक है, क्लियर, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एवरी मैटर। समझ में आई चीज? अब देखिए ये तो डाल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बात बोली थी,
ठीक है, कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, इससे छोटा पार्टिकल तो कोई है ही नहीं, इससे छोटा पार्टिकल तो कोई है ही नहीं। ये किसने कहा? एक साइंटिस्ट थे डाल्टन, ठीक है। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम सबसे छोटा पार्टिकल था सभी मैटर का, जिनसे सारे मैटर बने हैं, मतलब एटम से ही मिलकर सारे मैटर्स बने हैं, ठीक है। और वो सबसे छोटा पार्टिकल है, उससे छोटा पार्टिकल कोई नहीं है। बट धीरे 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 टाइम आगे बढ़ा और कुछ नए साइंटिस्ट आए, जिन्होंने कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स किए, और नए एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने कुछ और पार्टिकल्स को भी देखा, ठीक है। और वो पार्टिकल्स कहाँ देखा उन्होंने? तो वो पार्टिकल उन्होंने एटम के अंदर ही देखा। कहाँ देखा? एटम के अंदर ही देखा। तो बेटा एटम के अंदर रहने वाले पार्टिकल्स एटम से छोटे पार्टिकल्स होंगे ना? बिल्कुल होंगे, ठीक है। तो यहाँ जो थे डाल्टन जो थे वो थोड़े से गलत हो गए, ठीक है। समझ में आ रही चीज? क्योंकि दूसरे साइंटिस्टों ने एटम के अंदर के पार्टिकल्स को भी ढूंढ लिया, तो एटम के अंदर प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो एटम से भी छोटा है, ठीक है। और उन पार्टिकल्स को कह दिया गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या कह दिया गया? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कह दिया गया। क्लियर? अब कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे और एटम के स्ट्रक्चर क्या है, एटम का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा दिखता है एटम? एटम एक स्फेरिकल शेप का, ठीक है। एटम क्या, देखो जो एटम है वो एक ऐसा स्फेरिकल शेप का एक गोला स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। एटम के अंदर ये न्यूक्लियस सेंटर में, एटम के सेंटर में, ठीक है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और इसके अंदर तीन पार्टिकल्स प्रेजेंट है। इसके अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है? 3 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जिन पार्टिकल्स को दूसरे और साइंटिस्ट ने ढूंढा था, ठीक है। जिन पार्टिकल्स को दूसरे साइंटिस्ट ने ढूंढा था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके, ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। आप 9th-10th में आओगे तो ये चीजें आप पढ़ोगे, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर के जो पार्टिकल्स थे उनको सब एटॉमिक पार्टिकल कहा गया। अब सब एटॉमिक पार्टिकल में कौन कौन से पार्टिकल्स आते हैं? तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्या आता है? इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ऐसा पार्टिकल होता है जो अपने साथ नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो अपने साथ नेगेटिव चार्ज को क्या करता है? कैरी करता है, ठीक है। क्लियर? नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है, ठीक है। इसके अलावा अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है, ये एटम के बाउंड्री पे मूव करता रहता है, एटम की बाउंड्री पे रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल जिसको कहते हैं प्रोटॉन। क्या कहते हैं? प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन क्या है? तो प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल है, मतलब ऐसा पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, तो वो पार्टिकल प्रोटॉन कहला जाएगा। ऐसा पार्टिकल जो नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कहला जाएगा। और एक ऐसा पार्टिकल है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रॉन कहलाता है, ठीक है। वो पार्टिकल क्या कहलाएगा? न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, वो न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है, इसीलिए, ठीक है, उसे हम कहते हैं, मतलब ऐसा पार्टिकल, अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा पार्टिकल जिस पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं है उस पार्टिकल का क्या नाम है, तो बेटा वो पार्टिकल क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल जिस पे कोई चार्ज नहीं, ठीक। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन एक ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज,
ठीक है, मतलब प्रोटॉन जहां जहां जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज को ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन जहां जहां जाएगा वो नेगेटिव चार्ज को ले जाएगा, और न्यूट्रॉन उसके ऊपर जीरो, कोई चार्ज नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, वो न्यूट्रल है। ठीक है, और ये तीनों पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब पार्टिकल्स किसके अंदर पाए गए? एटम के अंदर। ठीक है, तो ये एटम से छोटे हुए ना, ओके, तो ये इन पार्टिकल्स को हमने कहा सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या कहा? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, समझ में आई चीज कि एटम क्या है, एलिमेंट क्या है, ये चीज क्लियर है? कहेंगे कि ये जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट्स को हमने फर्दरली डिवाइड किया है। ठीक है, मतलब इन एलिमेंट्स को हमने आगे और डिवाइड किया है 3 पार्ट में, एक मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा मेटलॉइड। इस एलिमेंट को, ये जो एलिमेंट है ना, जो सबसे प्योर होता है, प्योर सब्सटेंस, ठीक है, जिनके टुकड़े करो तो भी वही सब्सटेंस मिलेगा, इन एलिमेंट को हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। ठीक है, आप पेरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट को अरेंज किए गए हैं, उस पेरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स मेटल हैं, कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल हैं, कुछ एलिमेंट्स मेटलॉइड हैं। अब हम ये जानेंगे कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटलॉइड क्या होता है। ठीक है, इस चीज को समझेंगे। समझ में आ रही है चीज? ठीक है, अब एलिमेंट्स को जब हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब एलिमेंट जो है, ठीक है, उन एलिमेंट्स को हमने डिवाइड किया कि भाई कुछ एलिमेंट्स मेटल्स हैं, कुछ एलिमेंट्स मेटलॉइड हैं और कुछ एलिमेंट्स मेरे नॉन मेटल हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड मेटलॉइड क्या है ये? ठीक है, तो अगर हम मेटल्स को देखें बेटा, मेटल्स को अगर हम देखते ही कुछ प्रॉपर्टीज हमें नजर आती है। ठीक है, और जो प्रॉपर्टीज हमें देखकर, बाहर से देखकर हमें पता चले, उन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? जो फिजिकल अपीयरेंसेस से, ठीक है, हमें पता चल जाए, वो फिजिकल प्रॉपर्टी कहला जाती है। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स होते हैं बेटा, मेटल्स वो सारे हार्ड होते हैं। सारे मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। ठीक है, सॉलिड हार्ड होते हैं, जैसे सोना, वो क्या है? हार्ड है। ठीक है, आयरन हार्ड है, ओके, कॉपर हार्ड है, टिन हार्ड है। तो ये क्या है? मेटल्स हैं। मेटल्स जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे? हार्ड एंड शाइनी। शाइनी मतलब चमकते हैं, चमकते हैं सारे मेटल्स। ठीक है, उनमें जब आप उनको देखोगे तो उनमें एक चमक नजर आएगी, और वो जो शाइनी प्रॉपर्टी है ना मेटल की, उस प्रॉपर्टी को हम आगे पढ़ेंगे। जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो शाइनी प्रॉपर्टी होती है मेटल की, उनको हम कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को एक नाम दिया हमने, लश्चरस प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या बोला हमने? लश्चरस प्रॉपर्टी। लश्चर मतलब शाइनी प्रॉपर्टी। ठीक है, एक चमक होती है। आप गोल्ड तो आपने देखा ही होगा, गोल्ड कितना चमकता है बच्चों, शाइन करता है ना। चांदी भी देखी होगी, चांदी की पायल मम्मी पहनती है, चमकता है, शाइन करता है ना। तो एग्जाम्पल्स में आयरन, कॉपर, टिन, गोल्ड एक्सेट्रा, ये सारे मेटल्स हैं। तो ऑल मेटल्स आर हार्ड होंगे। ठीक है, अब हर एक चीज में ना कुछ एक्सेप्शंस तो होता है बेटा, है ना। तो एक्सेप्शंस हम पढ़ेंगे अभी, जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज हम मेटल और नॉन मेटल के पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम कुछ एक्सेप्शंस भी देखेंगे, बट मैक्सिमम की बात की जाए तो हमारे सारे मेटल्स हार्ड होते हैं एंड शाइनी इन अपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस में चमकते हैं, मतलब शाइन करते हैं। ठीक है, ये हो गया मेटल्स। वहीं अगर हम बात करें नॉन मेटल की, तो बेटा नॉन मेटल को आप देखते कैसे पहचानोगे ये नॉन मेटल है? तो नॉन मेटल जो है वो इतना हार्ड नहीं होता। ठीक है, दे आर नॉट सो हार्ड नहीं होगा, जितना मेटल होगा उतना हार्ड नहीं है। ठीक है, और तो और मेटल कैसा दिखता है? शाइन करता हुआ, है ना, अपीयर होता है। नॉन मेटल जो है वो डल अपीयरेंस देता है। ठीक है, चमक नहीं होती है उनमें, डलनेस होती है, डल अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल्स दे आर नॉट सो हार्ड, मोस्ट ऑफ देम हैव डल अपीयरेंसेस। क्लियर? एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल में देख लीजिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, गैसेस, मैक्सिमम जो गैसेस हैं, ठीक है, वो गैसेस आपके नॉन मेटल्स हैं। समझ में आ रही है चीज? तो मेटल्स जो हार्ड हो, जो शाइनी अपीयरेंस दे, नॉन मेटल्स दे आर नॉट सो हार्ड नहीं होते उतने, ठीक है, और वो डल अपीयरेंस देते हैं। मेटलॉइड क्या है? तो मेटलॉइड ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन एलिमेंट्स में कुछ प्रॉपर्टी मेटल की है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की है। मतलब ये ऐसे एलिमेंट है ना जो दोनों का फायदा लेते हैं। कुछ कैरेक्टर तो मेटल्स के शो कर देते हैं, कुछ कैरेक्टर नॉन मेटल्स के शो कर देते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की देखने को मिल जाती है उस एलिमेंट में और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की देखने को मिल जाती है। तो ऐसे एलिमेंट को मेटलॉइड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मेटलॉइड कहा जाता है। सो सम एलिमेंट हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, कुछ प्रॉपर्टीज मेटल के होंगे, एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स के होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है एंटीमनी। एंटीमनी एलिमेंट वो एक मेटलॉइड है, उसमें दोनों की प्रॉपर्टीज शो होती है, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी, है ना। आर्सेनिक, ये भी एग्जाम्पल किसका है? मेटलॉइड का। जर्मेनियम, ये भी किसका एग्जाम्पल है? मेटलॉइड का। और भी बहुत सारे मेटलॉइड्स हैं पेरियोडिक टेबल में। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई चीज कि मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड क्या है। ओके, अब देखिए जो मेटल है बेटा, मेटल और नॉन मेटल, ये हमें मिलते कहाँ से है, इनका अक्रेंस कहाँ से है, कहाँ से ये हमें मिलते हैं? तो मेटल और नॉन मेटल्स ये हमें मिलते हैं अर्थ क्रस्ट से। कहाँ से मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट से। ठीक है, क्लियर? अ मेन सोर्स ऑफ मेटल्स एंड सम नॉन मेटल्स ऑल्सो, ठीक है, वो क्या है हमारा? अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट इज द मेन सोर्स ऑफ मेटल्स एंड सम नॉन मेटल्स ऑल्सो। जैसे कई सारे रॉक्स हैं जिन रॉक्स के अंदर मेटेलिक मिनरल्स प्रेजेंट है। ठीक है, जिन रॉक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? मेटेलिक मिनरल्स प्रेजेंट है। ठीक है, वो जो मेटेलिक मिनरल्स हैं, उन मिनरल्स में से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल्स को निकालते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, तो जिन मिनरल्स में से हम मेटल्स को निकालते हैं उन्हें हम ओर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओर। ठीक है, तो ओर से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ गई चीज? ओर क्या है? और जो भी हमारे मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, उन मिनरल्स में से हमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना होता है, मेटल्स को निकाला जाता है। ठीक है ना, क्लियर? और जहां से मेटल्स को निकाला जाता है वो हमारा कहलाता है ओर। ठीक है, ओर से हम मेटल्स को निकालते हैं। अब मेटल्स के साथ साथ ओर के अंदर मेटल्स के साथ साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती है, कुछ डस्ट भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटीज को हम क्या कहते हैं? उन इम्प्योरिटीज को कहा जाता है गैंग्यूस। ठीक है, क्या कहा जाता है? गैंग्यूस कहा जाता है। क्लियर? गैंग्यू किसे कहेंगे? इम्प्योरिटीज को। जो इम्प्योरिटीज किसके साथ मिक्स है? मेटल्स के साथ मिक्स है। किस में मिक्स है? ओर में मिक्स है। ठीक है, तो ओर के अंदर मेटल्स भी हैं, साथ साथ में कुछ इम्प्योरिटीज भी है। उन इम्प्योरिटीज को हमने गैंग्यू कह दिया। ठीक है, और हम उस ओर से मेटल्स को निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए जो अर्थ क्रस्ट है बेटा, अर्थ क्रस्ट, उस अर्थ क्रस्ट पे जो हमारे मेटल्स हैं, ठीक है, कुछ मेटल्स जो हैं वो कंबाइंड फॉर्म में भी प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट पे, और कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो फ्री स्टेट में भी प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर? तो मेटल्स जो हैं वो हमें अर्थ क्रस्ट पे कंबाइंड फॉर्म में भी देखने को मिल सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, दोनों ही कंबाइंड फॉर्म में भी देखने को मिल सकते हैं और फ्री स्टेट में भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? जैसे कि कुछ नोबल गैसेस होते हैं। नोबल गैसेस वो गैसेस होते हैं जो दूसरे से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, कंबाइंड नहीं होते। तो वो नोबल गैसेस जो होते हैं वो हमें फ्री स्टेट में देखने को मिलते हैं।
ठीक है। कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कंबाइंड फॉर्म में देखने को मिलते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन नॉन मेटल, अभी पढ़ा था हमने, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। ऑक्सीजन जो है वो वाटर की स्टेट में कंबाइंड रहता है, पानी, वाटर, H2O, फॉर्मूला क्या होता है वाटर का, H2O, ठीक है, यही होता है ना। अब इसमें जो ऑक्सीजन है वो कंबाइंड फॉर्म में है ना, कंबाइंड फॉर्म में। तो कुछ ऐसे भी हमारे नॉन मेटल्स हैं जो कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है और कुछ फ्री स्टेट में भी प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब CO3, कार्बोनेट CO3, ठीक है, फॉस्फेट, ये सब क्या है, कंबाइंड फॉर्म है। और नोबल गैसेस कुछ होते हैं जो फ्री स्टेट में देखने को मिलते हैं, नोबल गैसेस जो दूसरों से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है ना, समझ में आ गई चीज। तो दोनों स्टेट्स में आपको देखने को मिल सकते हैं, फ्री स्टेट में भी देखने को मिल सकते हैं अर्थ क्रस्ट पे, मेटल नॉन मेटल, और वो कंबाइंड स्टेट में भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक टर्म